Hey dear students, welcome back to part 1 of a chapter 10 that is foreign trade in India। बच्चों ये हमारा 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर है जो कि हमको बताता है इंडिया में यानी हमारी कंट्री में और हमारी कंट्री से बाहर हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। सिंपल सा टर्म अगर हम इसके लिए यूज़ करें तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आपने कई बार सुना होगा, बस उसी को हम हमारी कंट्री का फॉरेन ट्रेड के नाम से जो है वो जानते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमारी कंट्री से कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है जो कि एक्सपोर्ट होते हैं और इम्पोर्ट होते हैं हमारी कंट्री में, और क्या इंडिया का हाल चल रहा है फॉरेन ट्रेड के अंदर। दैट इज हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है या इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, यानी हम दूसरी कंट्री पे रिलाई ज़्यादा करते हैं या दूसरी कंट्री हमारे ऊपर ज़्यादा रिलाई करती है। तो ये हम आज के इस चैप्टर में समझेंगे। तो स्टार्टिंग विद द चैप्टर फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। Introduction. Now before 1947 the pattern of India's foreign trade was टिपिकली कॉलोनियल, यानी कि 1947 में जो है हमको आज़ादी मिलने के पहले की बात चल रही है। तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो था वो क्या था, कॉलोनियल था। अब ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो क्या था वो कॉलोनियल था। इंडिया वॉज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। अब क्योंकि कॉलोनियल था तो हुआ क्या, इसका मतलब क्या होता है, इंडिया जो है वो क्या करता था, रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई करता था। किसको सप्लाई करता था, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, जो डेवलप नेशंस होते थे उनको सप्लाई करता था, जिसमें कि इंग्लैंड जो है वो आता है। एन इम्पोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब हम जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और जो फिनिश गुड्स होते हैं उसको हम क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे। क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे। और एक्सपोर्ट क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स। किसको करते थे, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, जो नेशन डेवलपमेंट के स्टेज पर या डेवलप हो चुके हैं, ऐसी कंट्रीज़ को क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स हम सप्लाई करते थे। और ऐसी कंट्रीज से जब रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स बन जाता था तो उसको हम क्या करते थे, अपनी कंट्री में इम्पोर्ट कर लेते थे। अब इसी की वजह से हम क्या हो गए थे, डिपेंडेंट हो गए थे किसके ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर। दिस डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड डिड नॉट परमिट इंडस्ट्रियलाइजेशन एट होम। अब क्योंकि हम बाहर रॉ मटेरियल भेज रहे हैं और फिनिश गुड्स जो है वो उसके अपने कंट्री में ले रहे हैं, इसकी वजह से हमारी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री पे ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से अपने ही कंट्री में हम क्या नहीं कर रहे थे, मैन्युफैक्चर जो है वो गुड्स नहीं कर रहे थे। एज अ रिजल्ट द इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट सफर्ड अ सीवियर ब्लो, जिसकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स आर्ट वर्क के हिसाब से बनाते थे, जैसे आर्टिसंस हो गए, पॉटर्स हो गए, ये लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करने लग गए। However, many underdeveloped countries that won independence in the post-World War II period viewed foreign trade as an investment. हालांकि अगर देखा जाए जो अंडर डेवलप कंट्रीज है दैट वोन इंडिपेंडेंस इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू पीरियड, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जिन्होंने भी आज़ादी जीती है, जिनको भी आज़ादी मिली है, उन अंडर डेवलप कंट्रीज़ को क्या लगा कि फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत ही बड़ा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि फॉरेन ट्रेड एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमारी कंट्री भी डेवलप हो सकती है। कैसे डेवलप हो सकती है, जब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं अपनी ही कंट्री को, क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी कंट्री में नहीं है उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं और जो हमारी कंट्री में है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो फॉरेन ट्रेड एक तरीके का इन्वेस्टमेंट देखा गया था, किसके नज़र से, अंडर डेवलप कंट्रीज़ की नज़र से। कब देखा गया था, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंडिपेंडेंस जो है वो जीता है। नाउ ये तो हो गई फॉरेन ट्रेड की बात। अब हम बात करेंगे इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। इंटरनल यानी कि अंदर, यानी देश के अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है उसे हम बुलाते हैं इंटरनल ट्रेड, या फिर आप इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी बुला सकते हो, या आप इसको होम ट्रेड भी बुला सकते हो। इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, यानी इंडिया के ही अंदर अगर हम ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से कोलकाता, कोलकाता से यूपी, यूपी से हरियाणा, इंडिया के अंदर ही ट्रेड चल रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। For example, if goods produced in Maharashtra are sold to states like West Bengal, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, then it is known as internal trade. तो गुड्स अगर महाराष्ट्र में बनाए गए हैं और बनने के बाद अगर यहाँ से आप उसको यूपी में भेज रहे हो, वेस्ट बंगाल में भेज रहे हो, तमिलनाडु में भेज रहे हो, केरला, कहीं पर भी इंडिया के ही अंदर किसी भी स्टेट के अंदर अगर आप बेचते हो, स्टेट या टेरिटरी के अंदर ही, तो उसे हम बुलाते हैं इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। तो दैट इज हाउ योर इंटरनल ट्रेड वर्क्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, foreign trade is a trade between the different countries of the world. It is called as international trade or external trade. तो foreign trade क्या होता है, दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड भी बुलाया जाता है। तो फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड।
उसी तरीके से इंटरनल ट्रेड क्या होता है, डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। Now definition, according to Weserman and Hultman, international trade consists of transaction between residents of different countries. तो different countries के जो residents होते हैं उनके बीच में transactions होता है, उसे हम international trade बुलाते हैं। Now types of foreign trade को 3 इंपॉर्टेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। फॉरेन ट्रेड हमने देखा जो कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है, एक तो हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, दूसरा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तीसरा जो एंट्री पोर्ट है वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे। इम्पोर्ट ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जहाँ पर आप गुड्स एंड सर्विसेज जो है आप क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या खरीद रहे हैं किसी दूसरी कंट्री से। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इम्पोर्ट में क्या आएगा, परचेज। परचेज यानी खरीदना, जब हम खरीद रहे हैं तो हम बाहर से किसी के पास से क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री से ले रही है, और इनफ्लो है किसका, इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री, यानी दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री के अंदर आ रहा है। समझ लो यूएसए से हमने गुड्स को इंपोर्ट किया इंडिया के अंदर, तो ये होता है हमारा इंपोर्ट। हमने क्या किया, यहाँ पर परचेज किया है ना, हमने क्या किया है, परचेज किया है। तो हमने परचेज किया है यूएसए से, तो वो हो जाता है हमारा इंपोर्ट। नाउ export trade refers to sale of goods by one country to another country or outflow of goods from one country to foreign country। सिंपल है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू फॉरेन कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है यहाँ पर क्या करती है, इंडिया जो है यहाँ पर क्या कर रही है, इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करती है, सेल करती है। क्या सेल करती है, इंडिया सेल करती है टी। किसको सेल कर रही है, फॉर एग्जाम्पल चाइना, यहाँ पर दिया है चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, तो इसको क्या कर रही है, बेच रही है। इंडिया जो है टी, राइस, जूट, ये सब चाइना को बेचती है, उनके कंट्री में ट्रेड कर रही है। इसे कहते हैं हम एक्सपोर्ट ट्रेड, क्योंकि हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएगा तो वो एक्सपोर्ट होता है, दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आ रहा है तो वो इम्पोर्ट होता है। अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट तो सीधा सीधा हिसाब किताब हमको समझा, परचेज, इम्पोर्ट, सेल, एक्सपोर्ट। अब ये नया क्या फंडा है एंट्री पोर्ट का, सिंपल है, देखो हमको हमारे कंट्री में हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। जैसे जापान के पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, भले वो मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर में सप्लाई करता है, लेकिन वो भी कहीं से इंपोर्ट करता है। तो कहीं से इंपोर्ट करना, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना और फिर उसको बेच देना दूसरे कंट्री में, उसे हम कहते हैं एंट्री पोर्ट। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ जापान का एग्जाम्पल अगर देखा होगा तो इसमें लिखा है जापान को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने के लिए। तो जापान जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेता है, जापान इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने के लिए इंग्लैंड और जर्मनी और फ्रांस से क्या करता है, जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो यहाँ से ख़रीदता है। यहाँ से रॉ मटेरियल उसने ख़रीदा, अब उसने अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है बनाया, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन या फिर रेडियो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स उसको बनाना है उसने बना दिया। अब उसको उसने क्या किया, दुनिया भर में बेचा। अब उसको क्या किया, उसने दुनिया भर में बेचा। जापान ने क्या किया, इंग्लैंड से इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल्स, उसको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कन्वर्ट किया, उसको दुनिया भर में दूसरी कंट्रीज़ में सेल किया। बस इसी को हम बुलाते हैं एंट्री पोर्ट। इस ट्रेड को हम कहते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड। Entry port trade refers to purchase of goods and services from one country and then selling them to another country after some processing operation। Processing operation का मतलब होता है ये जो रॉ मटेरियल्स खरीद कर आपने उसके अंदर चेंजेस किए, उसको गुड्स में कन्वर्ट किया, फाइनल गुड्स में या फिनिश गुड्स में, उसके बाद आपने उसको दूसरी कंट्री में बेचा। तो ये जो प्रोसेसिंग ऑपरेशन है इसका मतलब होता है आप उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वॉट वी मीन बाय दिस टर्म कॉल एंट्री पोर्ट ट्रेड। आई होप इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, एंट्री पोर्ट दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। कहीं से इंपोर्ट किया, उसको प्रोसेस किया और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया। दैट इज आवर एंट्री पोर्ट ट्रेड। नाउ रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, व्हाट रोल डज फॉरेन ट्रेड प्लेस। ट्रेड जो है हमारी जो इकोनॉमी है उसके सर्वाइव करने के लिए एक बहुत ही बड़ा क्या है, उसका इंजन है। ट्रेड इज एन इंजन फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी।
बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देश के उद्धार के लिए, तरक्की के लिए ये जो ट्रेड है इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। इन डेवलप कंट्रीज इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेवलप कंट्रीज में ये जो ट्रेड होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर, जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के अंदर। हम कई बार सुनते हैं और देखते भी है ना, जीडीपी कहीं पर बढ़ा है कहीं पर घटा है, तो वो जो होता है वो इसी के जरिए होता है, किसके, ट्रेड के जरिए। Now, role of foreign trade can be justified on the basis of following points. The first one says to earn foreign exchange. सबसे पहले फॉरेन ट्रेड क्यों किया जाता है, ताकि हमको क्या मिले, फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज फॉर वेरी प्रोडक्टिव पर्पसेस। फॉरेन एक्सचेंज के, फॉरेन करेंसी जो है उसका इन्फ्लो होता है, इसीलिए हम ट्रेड करने की ज़्यादा सोचते हैं। फॉरेन ट्रेड इज़ अ रिमार्केबल फैक्टर इन एक्सपांडिंग द मार्केट एंड एनकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉरेन ट्रेड इसलिए किया जाता है ताकि हम मार्केट को और ज़्यादा एक्सपांड कर सकें। एक्सपांड करने के साथ साथ हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और ज़्यादा हो, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही कंजम्पशन होगा, डिमांड एंड सप्लाई होगा मार्केट में, तो हमारा ट्रेड जो है वो चलते रहेगा, अल्टीमेटली इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सेकेंड, इट सेज एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। Foreign trade creates an opportunities for the producers to reach beyond the domestic market. फॉरेन ट्रेड क्या करता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है प्रोड्यूसर्स के लिए, क्यों, क्योंकि हम डोमेस्टिक मार्केट से बाहर बढ़ना चाहते हैं। इट एनकरेजेस देम टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो फॉरेन ट्रेड क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करता है किसके लिए, गुड्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो, किसके लिए, एक्सपोर्ट करो, बनाकर अपनी ही कंट्री में मत बेचो, अपने कंट्री से बाहर भी बेचो, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एक्सपोर्ट करो, जिसकी वजह से हमको हमारी इकोनॉमी में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने मिलता है। Then it says division of labor and specialization. Foreign trade leads to division of labor and specialization at world level. Some countries have abundant natural resources. They should export raw material and import finished goods from countries which are advanced in skilled manpower. तो यहाँ पर बोला जा रहा है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम को जो है वो क्या किया जाता है, बांटा जाता है। स्पेशलाइज्ड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके हाथ में दिया जाता है, उसे हम बुलाते हैं स्किल्ड मैन पावर। Thus, foreign trade gives benefits to all countries, thereby leading to division of labor and specialization. तो हर कंट्री की अपनी अलग ही एक स्पेशलाइजेशन होती है, एक्सपर्टीज़ होती है, उसके पास ऐसे मैन पावर होते हैं जो उस काम को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है इसी तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर जो है और स्पेशलाइजेशन जो है, ये बेनिफिट मिलता है सारी कंट्रीज़ को। Then we have optimum allocation and utilization of resources. Due to specialization, resources are channelized for the production of only those goods which would give higher returns. तो स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या बोला जा रहा है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको चैनलाइज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, उन गुड्स के लिए जिसका सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। तो ऐसे गुड्स को क्या किया जाता है, चैनलाइज किया जाता है, यानी एक चैनलाइज एजेंसी होगी, उन्हीं के थ्रू क्या किया जाएगा, उस गुड्स को सेल किया जाएगा। Thus, there is a rational allocation and specialization of resources at the international level due to foreign trade. और इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि there is a rational allocation and specialization of resources. जो एलोकेशन है, जो लोगों को मिल रहा है रिसोर्सेज, उसका रैशनली इस्तेमाल किया जाता है और बेचा जा रहा है एट द इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू फॉरेन ट्रेड। क्योंकि फॉरेन ट्रेड हम कर रहे हैं, इसीलिए हमको बहुत ही रैशनली सोचना होगा हर किसी के बारे में। वी कैन नॉट थिंक ऑफ आवर सेल्फ, वी कैन नॉट बी सेल्फिश हियर, सो वी हैव टू सेल इट टू ईच एंड एवरी कंट्री जहाँ पर हम उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। Stability in price level. Foreign trade helps to keep the demand and supply position stable. Foreign trade क्या करता है, डिमांड एंड सप्लाई को स्टेबल करने की कोशिश करता है, which in turn stabilizes the price level in the economy. जैसे कि क्या होता है, हमारा जो प्राइस लेवल है इकोनॉमी में वो भी स्टेबलाइज होता है। Availability of multiple choices. Foreign trade provides multiple choices of import commodities. As foreign trade is highly competitive, it also ensures a good quality and standard products. यानी कि मल्टीपल चॉइसेस हमको ऑप्शन जो है वो अवेलेबिलिटी मिल जाती है किससे, फॉरेन ट्रेड से। जैसे हमारी कंट्री में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन हम उससे खुश नहीं हो सकता है, बाहर के कुछ ऐसे ब्रांड्स हो जो यहाँ पर आए और हमारे कंट्री में इंपोर्ट करें या हमारी कंट्री में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको वैरायटी ऑफ चॉइसेस जो है वो मिल जाती है यहाँ पर। तो वही है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन जो है वो हमको मिलता है। फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स मल्टीपल चॉइसेस ऑफ इम्पोर्टेड कमोडिटीज़। जो कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं बाहर से हमारी कंट्री में आती है, उसकी बात कर रहे हैं। As foreign trade is highly competitive, it also ensures a good quality and standard products. अब किसी भी टॉम डिक एंड हैरी को आकर ट्रेड करने की इजाज़त नहीं मिलती है, यहाँ पर आपके पास क्वालिटी और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होने चाहिए अगर आप हमारी कंट्री में बेचने की, बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो। Then it says it brings reputation and helps on goodwill. इसी के साथ साथ बोला जा रहा है कि फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या होता है, रेप्यूटेशन और गुडविल जो होती है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होती है, बढ़ जाती है।
For example, countries like Japan, Germany, Switzerland have earned a lot of goodwill and reputation in the foreign market for their qualitative production of electronic goods. देखो हर बंदा जो स्पेशलाइज्ड होता है उसका उस स्पेशलाइजेशन के लिए नाम लिया जाता है, वो उस नाम के लिए जाना जाता है। तो यही होता है हमारे फॉरेन ट्रेड में भी। जापान जैसी कंट्री के लिए हमेशा बोला जाता है ये बहुत ही क्वालिटेटिव प्रोडक्शन करती है गुड्स का, इसके जो गुड्स होते हैं काफ़ी क्वालिटेटिव होते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में आपका जो एक नाम है वो रह जाता है। तो कभी भी ऐसे किसी गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले जापान को ही प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। ओके, नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो बना है इंडिया के फॉरेन ट्रेड का और कैसे चीज़ों को उसके अंदर इन्वॉल्व या इंक्लूड किया गया है। ओके, over the last 70 years, India's foreign trade has undergone a complete change in terms of composition and direction. यानी कि 70 सालों में इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका है, बदलाव आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं उसके अंदर। अब ये चेंजेस जो है उसमें सबसे पहला है इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। अब बात करते हैं यहाँ पर हम जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल इनकम, जो हमने पढ़ा था हमारे नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। तो ग्रॉस नेशनल इनकम में क्या हुआ है, बढ़ता हुआ दिख रहा है हमको ग्रॉस नेशनल इनकम। ओके, 1990 से 91 में शेयर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अगर हम देखें जीएनपी जो है, जीएनआई जो है हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम, वो कितना था 17.55%। इट इंक्रीज टू 225%, यानी कि 1990 से 1991 में 17.55 था, जो कि 2006 एंड 7 में बढ़कर 25% हो गया है, और वो वापस से 2016 एंड 17 में बढ़कर 48.8% हो गया। तो देखो 1990 से हम कंपेयर करें 91 से, तो आज से कुछ समझ लो 33 ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं। तो 30 साल के ऊपर ही है जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 30-35 साल के बीच में अगर हम देखें तो कितना बदलाव आया है, 17.55% हमारा जीएनआई था, ग्रॉस नेशनल इनकम, जो कि अब बढ़कर 2016-17 तक अगर हम देखें तो वो हो चुका है 48.8%। देन इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड जो है वो और ज़्यादा, वॉल्यूम यानी कि ट्रेड जो है और ज़्यादा बढ़ गया है, यानी क्वांटिटी वाइज अगर हम देखें तो हमारी ट्रेडिंग जो है वो और ज़्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई है। सिंस 1990 से 91 की अगर हम बात करें, वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड हैज़ गॉन अप, यानी कि 1990 से 91 का कंपैरिजन चल रहा है, तो उसके कंपैरिजन में हमारा जो ट्रेड है वो क्या हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया। अभी आप बोलोगे 1990 से 91 का कंपैरिजन क्यों चल रहा है यहाँ पर, तो बच्चों इसलिए चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये 1990 से 91 में हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ग्लोबलाइजेशन आया, तब से हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो क्या है, शुरू हो चुका है। ओके, नाउ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट गुड्स विच आर सेवरल टाइम्स मोर इन वैल्यू एंड वॉल्यूम। तो इंडिया के जितने भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है गुड्स के, वो क्या हो गया, और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, अभी तक तो हमने देख लिया है इम्पोर्ट के बारे में, सॉरी अभी हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों के बारे में देखा है। पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट के बारे में बोल रहा है। सिंस इंडिपेंडेंस द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया हैज़ अंडरगॉन चेंज। एक्सपोर्ट के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट्स। तो इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया क्या करती थी, सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते थे ना हमारे, उसी को एक्सपोर्ट किया करती थी। जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, टी, ऑयल सीड्स, लेदर, तो ये सारे प्राइमरी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स है, इसी को ज़्यादा क्या करती थी, एक्सपोर्ट किया करती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, especially computer hardware and software occupy a prime place in India's export। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, इंडिया का तरक्की की तरफ बढ़ते गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से शिफ्ट होकर हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की तरफ आ गए, और इन सारे प्रोडक्ट्स को भी हमने अच्छे अमाउंट में क्या किया है, अच्छे क्वांटिटी में हमने क्या किया, अच्छे वॉल्यूम में हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। देन वी हैव चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्ट्स। प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया यूज टू इम्पोर्ट। अब इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया इम्पोर्ट क्या करती थी, एक्सपोर्ट क्या करती थी, पहले एक्सपोर्ट करती थी प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड होते थे। वक्त बदला तो हमने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है इंपोर्ट के बारे में। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले क्या हाल थे इंडिया के इंपोर्ट में, इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता था, कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट करता था, जैसे कि मेडिसिन हो गई, क्लॉथ हो गए, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो ये सारे हम इंपोर्ट किया करते थे। अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल एंड पेट्रोलियम इंडिया इज नाउ इंपोर्टिंग मेनली कैपिटल गुड्स। अब इंडिया पेट्रोल और पेट्रोलियम तो प्रोडक्ट्स तो हमको चाहिए ही थे, लेकिन उसी के साथ साथ हमको अभी क्या इंपोर्ट करने की जरूरत हो गई है, कैपिटल गुड्स, यानी कि ये जो मशीनरीज होती है, हाई टेक्नोलॉजी मशीनरीज होती है, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील,
हाई टेक मशीनरी केमिकल्स जो है उसकी हमको ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर्स के मंगाने की ज़रूरत पड़ती है, स्टील की हमको ज़रूरत पड़ती है। क्यों? तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। फिर आता है हमारा ओशनिक ट्रेड। ओशनिक ट्रेड यानी कि सी से, समुंदर के जरिए जो हमारे कंट्री में ट्रेड होता है। मोस्ट ऑफ इंडियाज ट्रेड इज बाय सी, यानी कि ज़्यादातर जो हमारा ट्रेड होता है वो सी के जरिए ही होता है। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका। द शेयर ऑफ इंडियाज ओशनिक ट्रेड इज अराउंड 68%। तो जो समुंदर के जरिए हमारा ट्रेड होता है वो कितना परसेंट होता है, सबसे ज़्यादा होता है, विच इज़ समवेयर अराउंड 68%। तो कहाँ से हम ट्रेड करते हैं अपना, कौन सी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका। तो इन 4 कंट्रीज़ के साथ, और इसके अलावा और भी कंट्रीज़ है जिसके साथ हम सी के जरिए यानी समुंदर के जरिए क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसी को हम बुलाते हैं ओशनिक ट्रेड। नेक्स्ट वी हैव इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स। ये जो टर्म दिया है पोर्ट्स, इसका मतलब होता है वो जगह जहाँ पर शिप्स जो होती है वो आती है यहाँ पर। कई बार जब इंपोर्ट करना होता है हमको तो वहाँ पर आकर हार्बर, जिसको हम बुलाते हैं, जहाँ पर शिप रुकती है, जहाँ पर रहती है, जहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा है, तो सारा सामान उतारा जाता है उसके अंदर से, गुड्स को, और उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट करना है तो हार्बर में ही आपको शिप जो है वो मिलती है। तो उसके लिए हमको पोर्ट्स बनाने की भी ज़रूरत है, हार्बर को और ज़्यादा बनाने की भी ज़रूरत है। फॉर इट्स फॉरेन ट्रेड इंडिया डिपेंडेंट मोस्टली ऑन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई पोर्ट्स। यानी कि कहाँ पर है हमारी कंट्री में 3 इंपॉर्टेंट जगह है, स्टेट के अंदर सिटीज़ है जहाँ पर हमारे क्या है, पोर्ट्स है शिप्स के लिए। तो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये 3 जगह ऐसी है जहाँ पर पोर्ट्स है, और सबसे ज़्यादा जो हमारी कंट्री है वो इन्हीं तीनों पोर्ट्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब ये कंपोजिशन ऑफ इंडिया का इंपोर्ट दिया हुआ है, हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। तो एक कंपैरेटिव स्टडी है 2 अलग अलग साल की, जहाँ पर हमने 2015-16 में 21.8% था, तो वो इंक्रीज होकर 16-17 में 22.6% हो गया है। किसका इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम, ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स की बात चल रही है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, तो 40,032 इन मिलियन यहाँ पर दिया है जो हम खर्चा करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें परसेंटेज 10.5% था, तो इट रोज टू 10.9%। Pearls and precious stones in the year 15-16 5.3% था, it rose to 6.2% in the year 16-17। हालांकि अगर हम एडिबल ऑयल्स की देखें, इंपोर्ट हमने कितना किया है, 15-16 में 2.8% है, तो 16-17 में भी 2.8% ही रहा है, तो वो स्टेबल ग्रोथ रही है। फर्टिलाइजर्स जो कि हम 2.1 में इंपोर्ट कर 2.1% जिसका था, वो हम अभी 1.3% इंपोर्ट करते हैं। तो ये कम होना ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है, कम होना इंपोर्ट, यानी कि हमको इंपोर्ट जो है वो कम करना चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए। देन वी हैव दिस फूड ग्रेन्स, जो कि हम 15-16 में 0.1% था, अब वो 0.4% हो गया है, तो वो बढ़ गया है। विच शुड नॉट इंक्रीज, इट शुड ऑलवेज डिक्रीज। अब बात करेंगे हम इंडिया के एक्सपोर्ट की। तो ये सारी हमारी कमोडिटीज़ है। 15-16, 16-17 जो है ये 2 साल जो है वो लिया गया है। तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हैंडबुक जो स्टैटिस्टिक्स होती है इंडियन इकोनॉमी में, वहाँ से ये डेटाबेस जो है वो लिया गया है। तो पहला है रेडीमेड गारमेंट्स, 6.9% था, 6.3% हो गया, तो ये घट गया है, तो ये बढ़ना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। जैसे आयरन ओर को अगर आप देखो तो 0 था, तो वो 0.5 हो गया, विच इज़ अ गुड साइन। कॉटन यान 3.4 था, 3.1 हो चुका है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 11.9 से 11.7 हो चुका है। लेदर मैन्युफैक्चरर्स 2.1 से 1.9 हो चुका है, और इंजीनियरिंग गुड्स जो है हमारा 23.0 से 23.7 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको इंपोर्ट के साथ कंपेयर करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो कम है, और इंपोर्ट जो है वो क्या है, आज भी थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर एक्सपोर्ट। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, किस दिशा में हमारा जो ट्रेड है वो जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ओके। Direction of foreign trade means the countries to which India exports its goods and services and the countries from which it imports the goods and services। यानी हमारा फॉरेन ट्रेड किस दिशा में जा रहा है, हम कौन सी कंट्रीज के साथ कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है या इंपोर्ट ज़्यादा है, वो हम देखेंगे। Thus direction consists of destination of exports and sources of our imports। डेस्टिनेशन जहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो कितनी कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं और कितनी कंट्रीज से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। Prior to independence, much of India's trade was done with Britain। यानी सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ हुआ करता था, ब्रिटेन के साथ हुआ करता था हमारा इंडिपेंडेंस के पहले। Therefore, Britain used to hold the first position in India's foreign trade। अब क्योंकि ब्रिटेन के साथ में हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, इसलिए हमारे ट्रेड में सबसे पहला नंबर जो है वो ब्रिटेन का आता है।
However, after independence, new trade relations with many other countries were established. Now, USA has emerged as the leading trading partner, followed by Germany, Japan and UK. Okay. अब इंडिपेंडेंस के बाद हम एक ही कंट्री के साथ तो स्टिक नहीं रहेंगे, ग्लोबलाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट आ गया है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो अभी जो है यूएसए जो है वो लीड कर रहा है और उसी के साथ साथ हम ट्रेड करते हैं जर्मनी, जापान और यूके के साथ में। ओके। डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट, तो हम क्या क्या कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन देखें तो OECD जो है हमारा 28.1% है इंपोर्ट में। ओपेक जो है हमारा ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात चल रही है, दैट इज 24.1। ईस्टर्न यूरोप से हमारा इंपोर्ट है 2.4, डेवलपिंग नेशन से 43.2 और अदर कंट्रीज से हमारा है 2.2%। डायरेक्शन अगर इंडिया के एक्सपोर्ट का देखें तो इन्हीं कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस में हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, OECD अगेन 37.9, ओपेक जो है वो 16.4, ईस्टर्न यूरोप 1% है, डेवलपिंग नेशंस 43.5 और अदर्स जो है हमारा 1.2। तो कहीं ना कहीं हम जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं डेवलपिंग नेशंस में और सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट भी जो है वो होता है डेवलपिंग नेशन से। ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, अब क्या चेंजेस आए 2001 के बाद से। Since liberalization, India's foreign trade has expanded manifold and has shown a significant structured shift in imported and exported products and also its geographical composition. तो geographically भी देखा जाए अगर तो कई सारे changes हैं जो कि हमारे कई सारे changes हैं जो कि हमारे इंडिया के ट्रेड में देखने हमको मिलते हैं। Okay. Now the very first trend that it is talking about is recent trend in exports, जो कि सबसे पहला आता है हमारा इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं हमारे जो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे मशीनरीज हो गई, मेटल प्रोडक्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या होते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो EGEPC जो है वो इंजीनियरिंग गुड्स के देख रेख करते हैं। तो उनकी रिपोर्ट के हिसाब से क्या कहते हैं कि द शेयर ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स जो है इंडिया का वो 2017-18 में 25% था। एक्सपोर्ट करते थे हम, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रीसेंट ट्रेंड्स हम एक्सपोर्ट के बारे में अगर हम देखें तो 25% था 2017-18 में। Within this category, some of the prominent exported items are transport equipment. अब यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल मशीनरी वाल इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो हुआ करते थे। तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट किया जाता था, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंक्लूड्स ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन सब गुड्स को सबसे ज़्यादा क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। During the period 2010-11 to 14-15, export of transport equipment has grown from $16 billion to $24.8 billion. Okay. 2010-11 का कंपैरिजन किया है 2014-15 के साथ में, तो एक्सपोर्ट जो है वो क्या हुआ है, ग्रो हुआ है, बढ़ गया है। $16 बिलियन से कितना हो गया, $24.8 बिलियन, यानी कि इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो हमारे क्या है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। The next one that we have is petroleum products. India's petroleum capacity increased significantly since 2001-2, due to which India turned as a net exporter of petroleum refinery products. तो पेट्रोलियम की कैपेसिटी हमारी क्योंकि बढ़ गई है 2001-2 के कंपैरिजन 2001-2 से, तो इसीलिए हमारी जो कंट्री है इंडिया, इट टर्न्ड एज अ नेट एक्सपोर्टर, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को। Petroleum product had a share of 4.3% in India's total exports in 2001. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का शेयर कितना था 2000 से लेकर 2001 में 4.3%, जो कि रोज यानी कि जो कि बड़ा है, इंक्रीज हुआ है 20.1% इन 2013-14। तो 13-14 साल में जो है वो काफ़ी अच्छे नंबर है, 16% के हिसाब से कुछ ज़्यादा अच्छा, मतलब ये अच्छा इंक्रीज जो है वो हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में देखने मिलता है। Then we have chemicals and chemical products. An important export item that has performed reasonably well over the last few years is chemicals and chemical products. यानी chemical और chemical products में भी हमको जो है वो export देखने मिला है। Share of this item was 10.4% in 2014-15. तो 14-15 ईयर में 10.4% था, अभी वो और ज़्यादा क्या हो चुका है, इंक्रीज हो गया। यानी ये वो ट्रेंड्स है, ये वो एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स है जो सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए हमने देखे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी जो है उसने भी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, जिसका शेयर था 13.3% इंडिया के मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में इन 2014-15। तो 14-15 में 13.3% था। टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स जो है टुगेदर अकाउंटेड फॉर 11.3% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया के एक्सपोर्ट में कितना 11.3% इनका कंट्रीब्यूशन रहा है 2014-15 में।
In fact, India is one of the leading exporting countries of textiles and ready-made garments in the world. तो इंडिया जो है वो क्या है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में लीड करता है किसमें, गारमेंट्स और टेक्सटाइल के अंदर. तो ये होता है हमारा ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द ट्रेंड्स इन इंपोर्ट. इंपोर्ट हम क्या करते हैं. Petroleum has always remained the most important item of imports in India's trade as in the pre as well as post-reform period. It had a share of 27% in total imports in 1990-92, which currently stands at around 31%. पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट रहा है जो पहले और बाद में भी, तरक्की के पहले और बाद में भी हम क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसको इंपोर्ट जो है वो कर रहे हैं. इट हैड अ शेयर ऑफ 27%. 1990 से 92 में 27% था. एट प्रेजेंट जो है अगर हम देखें तो 31% इसका शेयर जो है वो बढ़ गया है. नेक्स्ट आता है हमारा गोल्ड. आफ्टर पेट्रोलियम द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेड आइटम इज गोल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा पेट्रोलियम के बाद अगर कुछ इम्पोर्ट किया जाता है तो वो है हमारा गोल्ड. It has been observed that there is a significant drop in gold imports during 2013-14. 13-14 में अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा क्या आ गया है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है किसके, गोल्ड के इम्पोर्ट में. द गोल्ड इम्पोर्ट्स डिक्लाइन फ्रॉम 53.3 बिलियन डॉलर्स 2011 और 12 में 53.3 बिलियन डॉलर्स था, तो 2013-14 में हो गया 27.5 बिलियन, यानी कि यहाँ पर देयर इज अ डिक्लाइन, यानी कि क्या हुआ है, इंपोर्ट हमारा कम हुआ है गोल्ड का. दिस वॉज प्राइमरीली ड्यू टू फॉल इन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइजेस एंड वेरियस पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब गोल्ड इम्पोर्ट्स. अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में जो प्राइजेस थे इंटरनेशनल गोल्ड के, वो क्या हो चुके थे, गिर चुके थे, और कई सारी पॉलिसी मेजर्स लिया गया था जिससे कि गोल्ड के इम्पोर्ट को और ज़्यादा क्या कर सके, बचा कर रख सके, यानी हमको ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना है. तो गवर्नमेंट ने उस हिसाब से पॉलिसी जो है वो बनाई थी. देन इट टॉक्स अबाउट फर्टिलाइजर्स. द शेयर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 4.1%, यानी कि फर्टिलाइजर्स का शेयर कितना रहा है इंपोर्ट में, 4.1% रहा है इन 1990-91, और ये 1.3% हो गया इन 2016-17, यानी कि इसका गिरना जो है फर्टिलाइजर्स का वो काफ़ी अच्छा है, इसका इंपोर्ट कम हुआ है. आयरन एंड स्टील को अगर हम देखें तो शेयर ऑफ आयरन एंड स्टील इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइंड फ्रॉम, यानी ये भी कम हुआ है, 4.9% था से 2.1% हो गया 16-17 में. 15-16 में 4.9% था, 16-17 में 2.1% हो गया, विच इज एक्सट्रीमली गुड फॉर आवर नेशन. वाई, बिकॉज इंपोर्ट हमेशा क्या होना चाहिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए इंपोर्ट जो है वो कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए. तो आई होप वी आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. हमने देख लिया किस तरीके से इंपोर्ट का शेयर और एक्सपोर्ट का शेयर हमारी कंट्री में अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का शेयर बढ़ता है. ओके, इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 1 हम कंप्लीट करेंगे. मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे और उसी के साथ अपना एक्सरसाइज जो है वो भी सॉल्व करेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच.